8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान और कक्षा 10 विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 4 है, उसका जो पार्ट नंबर 4 है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके नोट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अगर इससे पहले आपने 3 पार्ट को नहीं पढ़ा है तो उन पार्ट के जो वीडियो हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां जाकर आप उनको भी अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 4 है हमारा, कार्बन एवं उसके यौगिक, तो इसका जो पार्ट नंबर 4 है वो हम पढ़ने वाले हैं। और साथ साथ में ये जो नोट्स हैं इनको आप लिख भी सकते हैं या फिर इन नोट्स को आप परचेज भी कर सकते हैं। तो इसमें जो पहला है आपके टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। इससे पहले हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं वो अच्छे से पढ़ लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। तो इसमें पहला क्या है आपके, एथेनॉल। यानी एथेनॉल के बारे में हम बहुत ही विस्तार से पढ़ेंगे और ये जो टॉपिक है आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो एथेनॉल के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एथेनॉल के मुख्य गुणधर्म निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भौतिक गुणधर्म की, उसके बाद में हम बात करेंगे आपके रासायनिक गुणधर्म की। तो एथेनॉल के जो भौतिक गुणधर्म हैं, भौतिक गुण हैं, वो क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 भौतिक गुणधर्म लिए हैं। ये 4 भौतिक गुणधर्म आपको बहुत ही अच्छे से याद करने हैं। इसमें पहला गुण क्या है कि शुद्ध एथेनॉल एक रंगहीन द्रव्य होता है। इसको हम क्या कहते हैं, एल्कोहल कहते हैं। कि जो शुद्ध एथेनॉल होता है वो एक रंगहीन द्रव्य होता है, एक रंगहीन द्रव्य माना जाता है और इसे हम क्या कहते हैं, एल्कोहल भी कहते हैं। यानी एथेनॉल को एल्कोहल भी कहा जा सकता है। दूसरा भौतिक गुण क्या है कि यह एक अच्छा विलायक है। यह क्या है, अच्छा विलायक है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में होता है। यानी एथेनॉल होता है वो एक बहुत ही अच्छा विलायक होता है, इसलिए इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों में किया जाता है। तीसरा भौतिक गुणधर्म क्या है कि एथेनॉल को किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। यानी जो एथेनॉल होता है उसको किसी भी अनुपात में जल में मिलाया जा सकता है। और 4 नंबर भौतिक गुणधर्म क्या है कि इसका गलनांक कितना होता है, 156 केल्विन होता है, जबकि क्वथनांक कितना होता है, 351 केल्विन होता है। यानी जो एथेनॉल है, एल्कोहल है, उसका गलनांक और क्वथनांक आपको अच्छे से याद करना है। ये आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा जा सकता है कि एथेनॉल का क्वथनांक कितना होता है, गलनांक कितना होता है। तो गलनांक है वो आपके 156 केल्विन होता है और क्वथनांक कितना होता है, 351 केल्विन। ओके, उसके बाद में जो सेकंड है आपके एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म। तो एथेनॉल के रासायनिक गुणधर्म क्या क्या हैं, इसमें पहला गुणधर्म क्या है, दहन। दहन का अर्थ मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। दहन का मतलब क्या होता है आपके, जलना। एथेनॉल है वो वायु में नीली लौ के साथ जलकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है। यानी जो एथेनॉल है वो वायु में नीली लौ के साथ जलकर क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और जल बनाएगा। ये जो रासायनिक समीकरण है, रासायनिक अभिक्रिया रिएक्शन है, ये आप देख सकते हैं कि C2H5OH, ये किसका फार्मूला है, इसका मतलब क्या है, एथेनॉल। ये एथेनॉल का सूत्र है, ये आपको याद करना है। +3O2 यानी ऑक्सीजन गैस है और किसकी उपस्थिति में करवा रहे हैं हम, दहन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली और प्लस में हमें क्या मिला, जल मिला। ओके, ये आपको ध्यान देना है। सेकंड है आपके पोटेशियम परमैंगनेट के साथ अभिक्रिया। तो पोटेशियम परमैंगनेट है, इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए, KMnO4। ओके, इसके साथ हम अभिक्रिया करवा रहे हैं एथेनॉल की। तो देखिए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4,
एथेनॉल को किस में बदल देता है, किस में ऑक्सीकृत कर देता है, एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। यानी जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CH3CH2OH और किसकी उपस्थिति में, जो पोटेशियम परमैंगनेट है KMnO4 है, ये किस में ऑक्सीकृत कर देता है एथेनॉल को, ये आपके कर देता है एथेनोइक अम्ल में। और एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या आपके CH3COOH। ओके, उसके बाद में तीसरा है आपके एथेनोइक अम्ल से क्रिया, यानी एथेनोइक अम्ल से एथेनॉल की किस प्रकार से अभिक्रिया होती है, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि एथेनॉल तथा एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल एथेनोएट और जल प्रदान करते हैं। एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित होते हैं, जिन यौगिकों का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। तथा इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, एस्टरीकरण कहते हैं। यानी एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करके एथिल एथेनोएट और जल प्रदान करते हैं। एल्कोहल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप जो यौगिक निर्मित होते हैं, जिन यौगिकों का निर्माण होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, एस्टर कहते हैं। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, एस्टरीकरण कहेंगे। और ये जो रिएक्शन है ये भी आप समझ सकते हैं बहुत ही अच्छे से। यहाँ पर C2H5OH ये फार्मूला किसका है, एथेनॉल का। और CH3COOH ये फार्मूला किसका है, एथेनोइक अम्ल का। यानी इन दोनों की हम परस्पर अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी उपस्थिति में करवाएंगे, सांद्र H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या मिलेगा, एथिल एथेनोएट। ये फार्मूला किसका है, CH3COOC2H5 ये फार्मूला किसका है, आपके एथिल एथेनोएट। और प्लस में हमें क्या प्रदान होगा, जल। ओके, तो ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आपके सोडियम से क्रिया, 4 नंबर है आपके सोडियम से क्रिया। यानी सोडियम से किस प्रकार से क्रिया होती है एथेनॉल की। तो एल्कोहल है वो सोडियम से अभिक्रिया करके, या एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन गैस यानी H2 गैस है वो उत्सर्जित करता है। और अभिक्रिया के पश्चात सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। यह आपको ध्यान देना है कि एल्कोहल का दूसरा नाम एथेनॉल होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो एल्कोहल सोडियम से अभिक्रिया करके, रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है और अभिक्रिया के पश्चात सोडियम एथोक्साइड का निर्माण होता है। तो यहाँ पर सोडियम प्लस ये फार्मूला किसका, आपके एल्कोहल का, यानी CH3CH2OH ये अभिक्रिया करेगा तो हमारे पास क्या बनेगा, यानी क्या प्राप्त होगा, हमारे पास सोडियम एथोक्साइड और प्लस में हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है। ये आपको ध्यान देना है। सेकेंड टॉपिक है आपके एथेनोइक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल है, इसका जो सूत्र है, रासायनिक सूत्र है, वो आपको अच्छे से याद करना है। तो सबसे पहले हम बात करें एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुणधर्म के बारे में। यानी एथेनोइक अम्ल है उसके भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो एथेनोइक अम्ल को एसिटिक अम्ल कहा जाता है, कि जो एथेनोइक अम्ल होता है उसको हम क्या कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं। और तथा यह कार्बोक्सिलिक अम्ल के समूह से संबंध रखता है। और ये किससे संबंध रखता है, किससे रिलेशन रखता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल यानी कार्बोक्सिलिक एसिड से। और एसिटिक अम्ल के 3 से 4% विलयन को सिरका कहा जाता है, जिसका उपयोग अचार बनाने में किया जाता है। कि जो एसिटिक अम्ल है, एथेनोइक अम्ल है, उसके 3 से 4% विलयन को हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं। और शुद्ध एथेनोइक अम्ल का गलनांक 290 केल्विन होता है। कि जो शुद्ध एथेनोइक अम्ल होता है, शुद्ध एसिटिक अम्ल होता है, उसका गलनांक कितना होता है, 290 केल्विन होता है। और 2 नंबर भौतिक गुणधर्म क्या है इसका, कि एथेनोइक अम्ल जल में विभिन्न अनुपातों में घोला जा सकता है। कि जो एथेनोइक अम्ल होता है वो जल में विभिन्न अनुपातों में घोला जा सकता है। और तीसरा गुणधर्म क्या है, कि यह रंगहीन एवं तीक्ष्ण गंध वाला होता है। यह रंगहीन और तीक्ष्ण गंध वाला
माना जाता है। उसके बाद में है एथेनोइक अम्ल के रासायनिक गुणधर्म, कि एथेनोइक अम्ल है उसके रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं। तो इसमें पहला गुणधर्म क्या है, एस्ट्रीकरण अभिक्रिया। एस्ट्रीकरण अभिक्रिया एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी परिभाषा, इसकी रिएक्शन दोनों याद होनी चाहिए सभी विद्यार्थियों को। ओके, तो एथेनोइक अम्ल है वो किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके एस्टर बनाते हैं। कि एथेनोइक अम्ल है वो किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में परिशुद्ध एथेनॉल से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। यहाँ पर रिएक्शन आप देख सकते हैं, CH3COOH प्लस CH3, उसके बाद में CH2OH, और अम्ल की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं, एस्टर बनाते हैं। ये एस्टर का फार्मूला है जो आपको याद करना है। उसके बाद में है क्षारक के साथ अभिक्रिया, यानी क्षारक के साथ अभिक्रिया है वो किस प्रकार से करते हैं एथेनोइक अम्ल। तो आप देख सकते हैं कि खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कास्टिक सोडा NaOH से अभिक्रिया करके सोडियम एथेनोएट बनाता है। क्या होता है कि खनिज अम्ल की भांति एथेनोइक अम्ल है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा NaOH से अभिक्रिया करके रिएक्शन करके सोडियम एथेनोएट बनाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये किसका फार्मूला है, कास्टिक सोडा का है यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का है NaOH, प्लस किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, एथेनोइक अम्ल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, CH3COOH, और एथेनोइक अम्ल को क्या कहा जाता है, एसिटिक अम्ल कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको अंगुलियों पर ये ध्यान होना चाहिए। ये जितने भी फार्मूले हैं आपको अच्छे से याद करने हैं एक साथ। अब एक बुक में लिख लीजिए, एक आपकी जो नोटबुक है उसमें लिख लीजिए इस फॉर्मूलों को। उसके बाद में क्या बनाएगा, सोडियम एथेनोएट बनाएगा यानी CH3COONA। ओके, और प्लस में क्या बनेगा, जल बनेगा। ये आपको ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके। उसके बाद में 3 नंबर पर है आपके कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, यानी जो एथेनोइक अम्ल हैं, जो आपके एसिटिक अम्ल हैं, वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ किस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं। तो एथेनोइक अम्ल कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। यानी जब एथेनोइक अम्ल की कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया की जाती है तो क्या क्या हमें प्राप्त होता है, क्या क्या मिलता है, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। ओके, ये ध्यान देना है आपको। और इस अभिक्रिया में उत्पन्न लवण को सोडियम एसीटेट कहते हैं। और इस अभिक्रिया में जो लवण बनेगा, जो साल्ट बनेगा, उस साल्ट को हम क्या कहेंगे, सोडियम एसीटेट कहेंगे, जिसका फार्मूला क्या होता है, किसका फार्मूला, सोडियम एसीटेट का, CH3COONA। ओके, ये आपको ध्यान देना है, ये लिखना है आपको। तो यहाँ पर जो पहली रिएक्शन है वो किसकी है, सोडियम जो आपके एथेनोइक अम्ल है उसकी कार्बोनेट के साथ रिएक्शन। तो ये आपके फार्मूला किसका है, ये आपके एथेनोइक अम्ल का है, एसिटिक अम्ल का है। और ये फार्मूला आपके किसका है, Na2CO3, ये आपके कार्बोनेट का है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3COONA। ये किसका फार्मूला है बेटा, सोडियम एसीटेट का है। प्लस में क्या मिलेगा, हमें जल मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। और सेकंड रिएक्शन किसकी है, एथेनोइक अम्ल की, क्योंकि CH3COOH ये किसका सूत्र है, एथेनोइक अम्ल का है। और NaHCO3 ये फार्मूला किसका, आपके हाइड्रोजन कार्बोनेट का है। किसका है, हाइड्रोजन कार्बोनेट का। इसका मतलब एथेनोइक अम्ल की जो रिएक्शन है, जो क्रिया है, वो हम किसके साथ करवा रहे हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवा रहे हैं। तो हमें क्या मिलेगा, CH3COONA मिलेगा, यानी सोडियम एसीटेट मिलेगा। प्लस में हमें क्या मिलेगा, जल मिलेगा, ये आपको ध्यान देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके साबुन और अपमार्जक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। इस टॉपिक से एक क्वेश्चन है वो आपके 100% पूछा जाने वाला है। तो इस टॉपिक को क्लियर करना है, आज ही करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम साबुन के बारे में बात करेंगे कि साबुन क्या होता है।
साबुन क्या होता है? साबुन बहुत पुराने अपमार्जक हैं। साबुन है वो बहुत पुराने अपमार्जक हैं जिन्हें तेल तथा वसा को क्षार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है। इस अभिक्रिया में साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल तथा पामिटिक अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण तथा ग्लिसरीन बनते हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। ये 4 लाइन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इन लाइनों को आप बहुत ही अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखिए, सुंदर तरीके से लिखिए और इनको याद कीजिए कि साबुन है वो बहुत पुराने अपमार्जक हैं जिन्हें तेल तथा वसा को क्षार द्वारा जल अपघटन करके बनाया जाता है और इस अभिक्रिया में साबुन उच्च वसा अम्लों जैसे स्टीयरिक अम्ल, ओलिक अम्ल, पामिटिक अम्लों के सोडियम तथा पोटेशियम लवण तथा ग्लिसरीन बनते हैं और इस क्रिया को हम क्या कहते हैं? साबुनीकरण कहते हैं। और ये आपके साबुनीकरण यानी इसकी जो रिएक्शन है जो आपको अच्छे से याद करनी है। ओके, इसको रट लीजिए बेटा, एग्जाम में आने वाली है, एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखनी है, तो इसको आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिए। उसके बाद में नोट में मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, कुछ फॉर्मूले भी मैंने यहाँ पर लिखे हैं। साबुन का फार्मूला क्या है? C17H35CNA, ये आपको ध्यान देना है। और ये जो फार्मूला है आपके ग्लिसरॉल का है और ये जो फार्मूला आपके स्टेरिन वसा का है। तो इन तीनों फॉर्मूलों को भी आप अच्छे से नोट कर लीजिए और इनको याद कीजिए। नोट में मैंने क्या लिखा है कि साबुन कोलाइडी अवस्था में रहता है। साबुन कौन सी अवस्था में रहता है? कोलाइडी अवस्था में रहता है। सोडियम तथा पोटेशियम लवण साबुन जल में विलय होने के कारण, विलय का मतलब होता है आपके घुलना, तो इनका उपयोग स्वच्छीकारक क्रिया में किया जाता है। यानी सोडियम साबुनों की तुलना में पोटेशियम साबुन त्वचा के लिए कोमल होते हैं तथा जल में अधिक विलय होते हैं। इसी कारण शेविंग क्रीम, शैम्पू तथा नहाने का साबुन बनाने में पोटेशियम लवणों का उपयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, इन लाइन को आप अच्छे से याद कीजिए। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अपमार्जक यानी डिटर्जेंट क्या होता है, अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते हैं। यह मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में प्रयुक्त किए जाते हैं, कार्य करते हैं। ये बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। इन्हें साबुन विहीन साबुन भी कहते हैं, इन्हें साबुन विहीन साबुन भी कहते हैं। ये ठोस, द्रव्य, पाउडर आदि सभी रूपों में पाए जाते हैं। यानी डिटर्जेंट में 5 लाइनें हैं, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। अपमार्जक वे शोधन अभिकर्मक होते हैं जिनमें साबुन के सभी गुण होते हैं परंतु जो वास्तव में साबुन नहीं होते हैं। ये मृदु तथा कठोर दोनों प्रकार के जल में कार्य करते हैं, प्रयुक्त किए जाते हैं और ये बर्फीले जल में भी झाग देते हैं। इन्हें साबुन विहीन साबुन कहते हैं और ये ठोस, द्रव्य, पाउडर आदि सभी रूपों में पाए जाते हैं। तो ये 5 लाइनें आपके एग्जाम में आपको काफ़ी सफलता दिला सकती हैं, काफ़ी अच्छे मार्क दिला सकती हैं अगर डिटर्जेंट से आपके क्वेश्चन बनता है तो उसके बाद में सेकंड आपके मिसेल यानी मिसेल की संरचना, मिसेल का निर्माण कैसे होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, क्योंकि ये भी काफ़ी बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब मिसेल का जो भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आता है तो वो यहाँ से अलग नहीं आने वाला है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन लिया है वो इसी टॉपिक से लिया जाएगा। तो मिसेल है वो क्या होता है, तो साबुन जैसे सोडियम स्टीयरेट में मिसेल का बनना इस प्रकार है कि साबुन जैसे सोडियम स्टीयरेट में मिसेल का बनना इस प्रकार है। सर्वप्रथम सोडियम स्टीयरेट अणुओं का जल में आयनन होता है। सबसे पहले क्या होता है कि सोडियम स्टीयरेट है, उनके जो अणु हैं उनका जल में क्या होता है, आयनन होता है। C17H35COONA यानी यहाँ पर O तक माइनस की वैलेंसी है और सोडियम एक प्रकार की धातु है तो इस पर प्लस की वैलेंसी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आयनन हुआ है साबुन का, जो सोडियम के जो अणु हैं उनका आयनन हुआ, जल में आयनन हुआ है। और आयनन से प्राप्त ऋणायनों को हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, और जो आयनन से प्राप्त जो ऋणायन हैं उनको हम निम्न प्रकार से लिख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं हाइड्रोकार्बन भाग है जल विरोधी और ध्रुवीय भाग है वो जल स्नेही है। या फिर इनको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो पूंछ होती है उनको हम जल विरोधी कह रहे हैं और जो सिर है उसको हम क्या कह रहे हैं, जल स्नेही। ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ हाइड्रोकार्बन भाग यानी C17H35 इस कण की पूंछ है और ध्रुवीय भाग है
वो क्या है, सिर है। इस प्रकार अणुओं का द्रव्य स्नेही तथा द्रव्य विरोधी भाग परस्पर जुड़कर एक व्यवस्थित रूप में इकट्ठे होकर किसका निर्माण करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। यहाँ जो हाइड्रोकार्बन भाग है C17H35, इस कण की क्या है, पूंछ है, और जो ध्रुवीय भाग है COO वो क्या कहलाता है, सिर कहलाता है। इस प्रकार अणुओं का द्रव्य स्नेही तथा द्रव्य विरोधी भाग परस्पर जुड़कर एक व्यवस्थित रूप में इकट्ठे होकर किसका निर्माण करते हैं, मिसेल का निर्माण करते हैं। और ये आपके मिसेल की संरचना है जो आपको बनानी है, जो आपको प्रैक्टिस करनी है, जिसकी संरचना आपके एग्जाम में आ सकती है। इसमें जल विरोधी भाग है जिसको हमने पूंछ कहा है, और एक जल स्नेही भाग है जिसको हमने सिर कहा है। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद में है साबुनों की शोधन क्रिया। तो साबुनों की शोधन क्रिया का वर्णन कीजिए, क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। CBSE में काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, राजस्थान बोर्ड में भी आ सकता है, बाकी के जो अदर बोर्ड हैं उनमें भी यही सिलेबस है, तो वो भी इनको अच्छे से पढ़िए। तो साबुनों की जो शोधन क्रिया है, मिसेल में एक जल विरोधी हाइड्रोजन का केंद्रीय क्रोड होता है, यानी मिसेल में एक जल विरोधी हाइड्रोजन का क्या होता है, केंद्रीय क्रोड होता है। और साबुन के द्वारा शोधन क्रिया में साबुन के अणु तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से मिसेल बनाते हैं कि स्टीरेट आयन का जल विरागी भाग बूंदों के अंदर होता है और जल रागी भाग चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकला रहता है। अतः स्टीरेट आयनों से घिरी हुई तेल की बूंदें जल में खिंच जाती हैं और गंदगी सतह से हट जाती है। इस प्रकार साबुन तेलों एवं वसाओं का पायसीकरण करके धुलाई में सहायता करता है। यानी मिसेल में एक जल विरोधी हाइड्रोजन का केंद्रीय क्रोड होता है, और साबुन के द्वारा शोधन क्रिया में साबुन के जो अणु हैं वो तेल की बूंदों के चारों ओर इस प्रकार से क्या बनाते हैं, मिसेल बनाते हैं। और स्टीरेट आयन है उसका जलविरागी भाग है वो बूंदों के अंदर होता है, और जलरागी भाग है वो चिकनाई की बूंदों के बाहर कांटों की तरह निकला रहता है। और जो स्टीरेट आयन होते हैं उसे गिरी हुई तेल की जो बूंदें हैं वो जल में खिंच जाती हैं और गंदगी है वो सतह से हट जाती है। इस प्रकार साबुन तेलों एवं वसाओं का पायसीकरण करके धुलाई में क्या करता है, सहायता करता है। और ये आप डायग्राम देख सकते हैं, कपड़ों पर ग्रीस बूंदों के चारों ओर व्यवस्थित स्टीरेट आयन, और जो स्टीरेट आयन हैं उनके द्वारा गिरी हुई जो ग्रीस की बूंदें हैं बनी हुई मिसेल है। और ये जो चार लाइनें नीचे ये भी आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़नी है कि मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, क्योंकि तेलीय मेल मिसेल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, और मिसेल विलयन में कोलाइड के रूप में बने रहते हैं, और आयन विकर्षण के कारण वे अविक्षेपित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मेल को आसानी से हटाया जा सकता है, और साबुन के मिसेल प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल है वो बादल जैसा दिखता है, कि जो साबुन का जो घोल है वो बादल जैसा क्यों दिखता है, क्योंकि साबुन के मिसेल हैं वो प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं, इस कारण साबुन का घोल बादल जैसा दिखता है। तो इस प्रकार का आपके क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, ताकि इस प्रकार का कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।